हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अभी 8 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये वाला वीडियो लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि फिजिक्स पढ़ा रहे हो या मैथ्स। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में या फिर डेरिवेशंस वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर कहीं कैलकुलेशन में या कोई स्टेप को चेंज करने में हमें वहाँ पर इस बात की प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर मैथ का यूज़ होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका बायो होता है, पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मैथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस होती ही है। वो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते हैं जो हायर मैथमेटिक्स के होते हैं। इसलिए फिजिक्स के साथ में इस बेसिक मैथ वाला लेक्चर को इंक्लूड किया जाता है इन योर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। तो हम उसी वीडियो को देखने वाले हैं। इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें को कवर की हैं, इतनी सारी चीज़ें कवर की हैं कि आपका जो जितना भी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है जो फिजिक्स में यूजफुल होता है, वो सारा इस एक वीडियो से कवर होने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अब बात करेंगे कि इस वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं जो मैं कह रहा हूं कि मैंने पूरा कवर किया है। तो जरा ध्यान दीजिए इंडेक्स के ऊपर। इस वीडियो का इंडेक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर ज्योमेट्री दिखाई देगी, देन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात चल रही है जहां पर हम कैलकुलस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देन हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और फिर हम लॉगरिथम मतलब लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट भी यहां पर देखेंगे। तो ये जो आपके पास टॉपिक्स हैं, डिफरेंट 5 टॉपिक जो लिखे हैं, इनके बेसिस पे हमने इस मैथ को कवर किया है और कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। यहाँ पर चीज़ें केवल इस तरीके से नहीं बताई जाएगी कि आप याद कर लो। मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ डिराइव करके बताऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट आपको अभी याद रखना ही पड़ेगा ऐसी होगी, उसको मैं यहीं आपको डिराइव करवाऊंगा और कहूँगा याद करिएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पर भले ही इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैंने इसको बाइलिंगुअल प्रिपेयर किया है आपके लिए। आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप इस सिंगल वीडियो को देखकर मैथ के सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके फिजिक्स में यूज होने वाले हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक ज्योमेट्री के साथ में। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? तो ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्यामिति। ठीक है, तो हम ज्यामिति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ज्योमेट्री है। अब बात ये आती है कि ज्योमेट्री में हम किसे पढ़ते हैं और ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक काम किया है कि हम ज्योमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ज्योमेट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहेंगे कि हम 2D ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कैसी? 2D, है ना, जिसको आप द्विविमीय कहते हैं, 2 डायमेंशनल। और दूसरी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपनी 3D मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। तो एक आपके पास 2D हो जाएगा और एक आपके पास 3D हो जाएगा। इस तरीके से हमने ज्योमेट्री को 2D और 3D में डिवाइड कर लिया पहले। अब इनके अंदर मैं आपको टॉपिक्स बताता हूं कि टॉपिक कौन से आते हैं। तो जब हम बात 2D ज्योमेट्री की करते हैं तो यहां पर हम पढ़ेंगे किन किन चीजों को? तो हम यहां पर पढ़ेंगे ट्राइंगल को। किसको पढ़ेंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज को पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, ट्राइंगल के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है ये मतलब आपका होता है वर्ग। देन आप स्क्वायर के बाद क्या पढ़ेंगे? तो स्क्वायर के बाद यहां पर हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। रेक्टेंगल का मतलब यहां पर आयत है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर्कल को भी। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल मतलब आपका हो गया वृत्त। और इसके बाद और भी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे यहाँ पर हम लोग रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है वो ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ शेप और पेंटागन, हेक्सागन, इनके बारे में भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिया है, पूरा यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको अंदर चीज़ें डिटेल करवाऊँगा। राइट, चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी? हमारी 2D में अगर हम बात करते हैं। वहीं पर बात अगर 3D की होती है तो 3D में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे उनकी बात करते हैं। तो 3D में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम 3D में क्या देखेंगे? क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है घन। फिर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूब की जब बात होगी तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। ठीक है,
इसी को आप रेक्टेंगुलर स्लैब भी कहेंगे बाद में, मैं आपको समझा दूंगा वहां पर। क्यूबॉइड मतलब घनाभ हो गया। देन यहाँ पर क्या बात करेंगे आप, यहाँ पर आप स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर आपका क्या हो जाएगा, तो जिसको आप कहते हैं गोला, गोले के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं आप सिलेंडर के बारे में। हम यहाँ पर सिलेंडर की स्टडी करेंगे। सिलेंडर जो है ये एक इंपॉर्टेंट शेप होता है। सिलेंडर का मतलब क्या होगा, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन। बेलन के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोन। कोन, ठीक है, कोन का मतलब हो गया शंकु, ठीक। तो इतनी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें होंगी तो वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए आइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी 2D ज्योमेट्री के साथ में। किसके साथ में स्टार्ट करेंगे, 2D ज्योमेट्री। तो हमने यहां पर हेडिंग डाली है 2D ज्योमेट्री, ठीक है। 2D ज्योमेट्री की बात करेंगे। अब सबसे पहला हमारे पास जो शेप है उसकी हम बात करते हैं। हमारा पहला शेप जो हमने कंसीडर किया है, पहला शेप जो हम ले रहे हैं वो है हमारा त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इतनी जगह यूज होता है और इसकी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए सभी, ठीक है। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। चलिए, अब त्रिभुज में हम लोग यहाँ पर नॉर्मल बात करेंगे त्रिभुज की। तो आप त्रिभुज कुछ ऐसा भी देखते हैं, ठीक है। ये आपको त्रिभुज पता है एक, ठीक है। और अगर हम बात करें तो त्रिभुज आपको ये भी पता है, ठीक है। दोनों तरह के त्रिभुज देखे आपने, है ना। ये भी त्रिभुज है और ऊपर वाला भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों ट्राइंगल हैं, ठीक। लेकिन अलग अलग टाइप के। हम बात करेंगे कि ये ट्राइंगल कौन कौन से टाइप के, इसको राइट एंगल बोलते हैं, आगे चलकर वो भी आएगा, ठीक। तो अभी जब हम त्रिभुज की बात यहां पर कर रहे हैं तो इसको समझते हैं थोड़ा, देखिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हर चीज को आराम से आप अपनी कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन करते रहिए। मैं साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 बाय 1 पेजेस जो है उनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा आपको। लेकिन हाँ, आपको ये चीजें फिर भी चाहे आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये अपने नोट्स में खुद के हाथों से कंप्लीट करना रहेगी। अगर आप खुद के हाथों से लिखोगे तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, ज्यादा चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक ट्राइंगल कंसीडर किया, इसको मैं बाद में लूंगा, अभी मैं ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, इससे आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। चलिए, सबसे पहले देखिए, हमने ये मान लिया कि ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी। और मैं यहां पर आपको कह रहा हूं कि अगर ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, तो 1 सेकेंड, है ना, ये अगर आपके ए बी सी हैं और इनकी साइड्स अगर आपको लेना है तो आप ए बी को ले लीजिए ए, स्मॉल ए, बी सी को आप ले लीजिए बी और सी ए को आप ले लीजिए स्मॉल सी, ठीक है। ये क्या हो गई, ये इसकी साइड की लेंथ हो गई, ठीक है। साइड की लेंथ मतलब इनकी जो भुजाएं हैं, ये जो आपकी साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो ये आपने कंसीडर कर ली ए बी और सी, ठीक है। चलिए, ये तो एक आपने चीजें कंसीडर कर ली। अभी फिलहाल में आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बेसिक ट्राइंगल है बिल्कुल। इसके बारे में आपको कितनी चीजें ध्यान रखना है वहां, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज आपको यहां पर इस जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का आपको याद रखना है एरिया। क्या याद रखेंगे आप, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब आप लोग हमेशा से ट्राइंगल का एरिया जब लिखते आए हैं तो आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही लिखते थे, है ना। ठीक, ये लिखते हो आप हमेशा। इसको आप क्या बोलोगे कि ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन आप इस ट्राइंगल में देखिए, आपको कहीं पर हाइट दिखाई दे रही है क्या, हाइट कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। तो मैं यहां से इसकी हाइट बना देता हूं, समझ गए। ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। और मैंने इसको नाम दे दिया है कि ये हो गया h, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस है इसका b, तो मैंने यहां पर कहा कि इसका जो
एरिया बनेगा, एरिया जो बनेगा, क्षेत्रफल जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आपको यहां से याद रखना है। पहली चीज आपके लिए जो आई है वो आई है एरिया। किसी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के बराबर होता है। दूसरी चीज, इसी ट्राइंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो ट्राइंगल का जो है वो यहां पर याद रखना है पेरीमीटर। क्या याद रखना है आपको, पेरीमीटर। अच्छा, एक तरीके से और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, ठीक है, एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए हीरो का सूत्र। किसका सूत्र, ये हीरो, ये वाला गलत हो जाएगा, हीरो का सूत्र। अब ये हीरो किसी मूवी का हीरो नहीं है ना, ये वो हीरो नहीं है, ना ही हमारा ये क्रिकेट का हीरो है कोई। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम हिंदी में हीरो बोला जाता है, इंग्लिश में लिखोगे जब आप इसको, तो इसको आप हेरोन लिखोगे। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके लिए आता है, तो ये आता है फॉर एरिया, एरिया निकालने के लिए आता है। ठीक है, अब इससे कैसे एरिया निकालेंगे वो थोड़ा सा यहां से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है अगर आपको डायरेक्ट यहां पर एक कोई ट्राइंगल दिया है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक। इस ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया आपका वर्टेक्स ए, बी और सी। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज में या ट्रायंगल में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 होते हैं, ए, बी और सी हो गया। ठीक, चलिए हमने माना इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ आपकी बी और इसकी लेंथ सी। समझ गए, ए बी सी हमने क्या ले ली है, भुजाओं की लंबाई। तो सबसे पहले अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो यहां पर आपको एक चीज पता करनी होगी और वो होगा अर्ध परिमाप। क्या पता करते हो आप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं को जोड़ दो आप, सभी साइड्स जो हैं उनको ऐड कर दो तो पेरीमीटर बन जाता है। पर यहां हमें कैसा पूछा है, सेमी पेरीमीटर। तो हमने सबसे पहले निकाला S इक्वल्स टू सभी भुजाओं की लंबाई A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पूछा था ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, हाफ कर दिया, तो हमारा ये सेमी पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया, ये सेमी पेरीमीटर। अब इसमें कोई हाइट नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं करना है, आप इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, हेरो का, और आप एरिया निकाल लेंगे। तो जो इसका एरिया का सूत्र बनता है, एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, तो वो होता है √S इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये इस हेरो का फॉर्मूला है। इस हेरो के फॉर्मूले से आप किसी भी इर्रेगुलर शेप का, है ना, जैसे ए बी सी कुछ भी आ गया, आपको कोई भी चीज दे दी हो, ए बी सी की लंबाई कुछ भी दे दी हो, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखिए मैं इसका आप एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बिल्कुल। मान लीजिए ये ट्राइंगल है ना, इसमें ये आपको दिया है 5, ये आपको दिया है 6 और ये आपको दिया है 4 नहीं, मान लो कि ये भी 5 है। एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कितना होता है वो हमें पता है कि वो होता है तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़कर आधा कर दो। पेरीमीटर निकालना है मतलब ऐड करो तीनों को और हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 16/2। 16/2 का मतलब हो गया 8। कितना हो गया, 8। तो S मेरा कितना आ गया, 8। अब मुझे लिखना है एरिया, मुझे यहां पर क्या लिखना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए, फिर S माइनस बी और फिर आपका S माइनस सी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो होगा क्या, आपको यहां पर S की वैल्यू भी रखते जाना है और ABC को माइनस करना है। तो S की वैल्यू कितनी है, 8,
फिर आपने लिखा 8 माइनस 5, क्यों? क्योंकि s माइनस a करना था, तो a की वैल्यू 5 मान लेते हैं। फिर s माइनस b, तो एक और आपकी साइड हो गई, मतलब यहां पर आप मान लीजिए 8 माइनस 5 अगेन, है ना, 8 माइनस 5 हो गया। और तीसरी साइड की बात करें तो वो है 6, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 5 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये आपका कितना हो गया, रूट ओवर 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 माइनस 6 कितना, 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 दूना 144, तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। और 144 किसी का स्क्वायर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 12 का है। तो अगर ये यहाँ पर आपको मीटर्स में दी होती, कितनी होती, मैंने यहाँ पर लिख दी, मान लीजिए लेंथ आर इन मीटर, ठीक है। किस में ली हुई है, लेंथ मीटर में ली है, तो ये क्या बन जाता, मीटर स्क्वायर बन जाता, और ये आपका एरिया आ जाता। समझ में आ गई। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हेरो के फॉर्मूले से वो क्लियर है, कैसे निकाला जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, ये अब हेरो का फॉर्मूला हो गया। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 2D ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। 2D ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले जो है ट्राइंगल को लिया है। 2D ज्योमेट्री हमारी स्टार्ट हुई है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ट्राइंगल को ले रहे हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल का सबसे पहले एरिया देखा है। एरिया दो तरीके से निकाल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। चलिए, इसका लीजिएगा, ये क्या है, ये हेरो का सूत्र है, ये दूसरा फॉर्मूला है ना, ये दूसरा फॉर्मूला है, इसी के लिए है, ये एरिया निकालने के लिए ही, बट ये दूसरे तरीके से, दूसरी मेथड है ये। अगर आपसे कुछ ऐसी ही साइड्स देकर पूछ लिया जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका भी लेना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहां से। ट्राइंगल की ही बात चलेगी अभी, है ना, ट्राइंगल ही चल रहा है। देखिए, अब एक ट्राइंगल दिया है मुझे, क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। मैंने मान लिया ये वाला वो ट्राइंगल है, ठीक। इस ट्राइंगल में मैंने आपसे कहा कि 1 सेकेंड, इस ट्राइंगल में मैंने आपसे कहा कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो, ये ट्राइंगल दिया है, अजीब व गरीब दिख रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंटरनल एंगल कौन कौन से होंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल एक आपने मान लिया बीटा हो गया, और ये वाला एंगल इसका गामा हो गया, ठीक। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके आंतरिक कोण जो है, कौन से कोण, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मतलब क्या हो जाएगा, तो आंतरिक कोण का मतलब होता है इंटरनल एंगल। आंतरिक कोण मतलब इंटरनल एंगल, ठीक। एंगल्स तो कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं इसको देखकर कि मेरा जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के जितने भी अंतः कोण होते हैं उनका सबका योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग जो है, इंटरनल जो आंतरिक कोण होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। या ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी शायद यहाँ से। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं कि देखो ध्यान से, ये जो एंगल आपको गामा दिखाई दे रहा है, गामा के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ ए, ये बोल देता हूँ बी और ये सी। तो गामा के सामने कौन है, गामा के सामने है बी से सी लेंथ, ठीक। अल्फा के सामने कौन है, अल्फा के सामने है ए से सी वाली लेंथ, और बीटा के सामने जो है वो लेंथ है ए बी, ठीक है, ये बात है ना। तो आप मुझे देखकर बताइए इनमें आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही, इनमें सबसे बड़ी साइड आपको कौन सी दिखाई दे रही। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ए बी बहुत बड़ा है, ए बी बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या बी सी आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है और ए सी आपको बीच में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
कि जितना बड़ा कोण होता है, देखो बी कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा, ठीक है, तो जितना बड़ा कोण होता है सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होती है। याद रखना, जितना बड़ा कोण उसके सामने वाली साइड उतनी ही ज्यादा बड़ी। जैसे आप गामा को देखो, गामा आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, नेरो पतला सा, तो उसके सामने वाली साइड बीसी भी आपको कैसी दिखाई दे रही, छोटी दिखाई दे रही। आ रही है बात समझ में? नहीं तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल और देखो, इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, है ना, ये देखो, अगर मैंने आपको ये गामा कहा, ये आपका गामा है, तो जरा ध्यान से देखो, गामा के सामने वाली साइड जो है वो इससे और इससे छोटी आ रही है ना, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना बड़ा कोण उसके सामने वाली भुजा उतनी ज्यादा बड़ी। तो उस पॉइंट को मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि कोण जितना बड़ा होगा, कोण जितना बड़ा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी, ठीक है। फॉर बिग एंगल दी front side of that angle will also bigger। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश देख लेना अपने हिसाब से, पर जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल उतना ही बड़ा होता है, या जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होती है। तो वाइस वर्सा सही है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलिए इसके बाद ट्राइंगल में, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए यहां से मैं आपको अब एक चीज समझाने जा रहा हूं, उसको देखिएगा, और वो क्या है, तो वो है टाइप्स, ठीक है। आपको मैं यहां पे बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अच्छा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना अलग अलग बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं ना, अलग अलग बेसिस मतलब अलग अलग आधार पर इनको बनाया जाता है। तो अलग अलग आधार पर अगर हम देखें तो पहला मैं यहां पे बता रहा हूं आप लोगों को, पहला देखिएगा, on the basis of measurement of एंगल, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं कोण के माप के आधार पर, कोण के माप के आधार पर, ठीक है। कोण के माप के आधार पर अगर हम लोग ट्राइंगल को देखें तो वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक। कौन कौन सा है उसकी बात करेंगे यहां पर। पहला, कोण के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग न्यून कोण, एक को कहते हैं हम लोग सम कोण, और एक को कहते हैं हम लोग अधिक कोण, ठीक है। 3 प्रकार का है आपका। एक को कहते हैं हम लोग एक्यूट, क्या कहते हैं? एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण, ठीक है। चलिए दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है उसको आप कहते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक। इसको आप कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण
त्रिभुज। अब इनमें क्या होता है, कैसे होता है, तो समझना। न्यून कोण, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं? तो भाई साहब, अगर आपका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, या दो या तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तब उसको बोल देंगे न्यून कोण। ठीक है ये बात? नहीं, मतलब आपके तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो न्यून कोण है। ठीक, जैसे यहां पर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उसी की बात करेंगे यहां पर। ये ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल आपको जो दिखाई देगा, इसमें ये वाला कोण देखिए, क्या ये लेस देन 90 डिग्री है? 90 डिग्री से कम है। ठीक, तो हमने बोल दिया ये कैसा होगा? न्यून कोण हो गया। अगर इसके अंतः कोण, इंटरनल एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यून कोण। अगर इंटरनल एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यून कोण। समझ में आई बात? अगर वहीं पर हम बात करें हमारे दूसरे टाइप के कोण की, समकोण त्रिभुज, इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है इसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्ट्यूज की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ये है, ध्यान से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला, मतलब जिसका एक कोण जो है वो किसके बराबर हो जाए? 90 के बराबर हो जाए। एक कोण जो है वो कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं समकोण त्रिभुज। और वहीं पर अगर हम बात करें अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा कोण हो, जिसका 90 डिग्री से ज्यादा कोण हो, तो एक ऐसा ट्राइंगल मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ये देखिए जरा, लग रहा है आपको इस ट्राइंगल का कि इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा हो जाता है? 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑब्ट्यूज। उम्मीद करता हूं कि कोण के आधार पर, किसके आधार पर? कोण के आधार पर जो आपने डिवीजन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बेसिस पे, कोण के माप के आधार पर आपने जो यहाँ पर ये जो डिवीजन किया है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट न्यून कोण, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टाइप्स पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो? टाइप्स। ठीक है, एक टाइप हुआ, एक टाइप और बताता हूं। ठीक, चलिए अगला देखिए। दूसरा टाइप हम यहां पर देखने जा रहे हैं। दूसरा टाइप जो है वो, दूसरा टाइप क्या है? तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ सबसे बड़ा टॉपिक अगर आप देखें ना तो आपका ट्राइंगल ही है सबसे बड़ा, उसके बाद तो छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी चीजें। ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर? मतलब हम यहां पर किसके बेसिस पे करने जा रहे हैं? हम उसकी लंबाई के आधार पर करने जा रहे हैं। मतलब जो आपकी साइड्स है उनकी लंबाई कितनी होगी। तो मैंने यहां पर कहा भुजाओं की लंबाई के आधार पर, भुजाओं की लंबाई के आधार पर। ठीक, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक, देखो इसमें भी आपके पास 3 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे? 3 टाइप। भुजाओं की लंबाई के आधार पर भी 3 टाइप होते हैं, उनको समझते हैं। तो पहला जो होता है उसको आप ये समझ लीजिए कि आप पहला जो है विषम वाला है। कौन सा वाला है? विषम वाला। स्केलिन ट्रायंगल होता है ये। ठीक है, इसको आप कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसको आप क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब होगा जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो।
ठीक। दूसरा होता है आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। इसको आप कहेंगे समद्विबाहु, इसको आप क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल बना दिया मैंने सीधा। और तीसरा जो होता है उसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इन तीनों को अब समझ लेते हैं क्या होते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास, चलिए अगर मान लीजिए कि आपका ट्राइंगल जो है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, मतलब लंबाई जो है तीनों की क्या है, अलग अलग है, तब ऐसे ट्राइंगल को जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। और इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो इसका डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो क्या लग रहा है आपको, यहां पर अगर मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए अलग है, ये अलग है और ये वाला भी अलग है। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी सी है और बी सी भी जो है वो ए सी के बराबर भी नहीं है। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग अलग है। तीनों भुजाओं की जब लंबाई अलग अलग होती है तो ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है, कौन सा ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है विषम बाहु। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, दिस साइड्स, all three sides are different in length। ठीक, तीनों साइड्स की जो है वो लंबाई अलग अलग है। वहीं पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाना बड़ा आसान है। देखो ये बन गया, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ये बी सी अलग है लेकिन ए बी और ए सी को देखिए दोनों बराबर है। तो यहां से हमने बोल दिया ए बी बराबर जो है वो क्या है, ए सी है। मतलब दो साइड्स जो हैं, दो साइड्स, ये देखो द्वि लिखा है, ठीक है। तो दो साइड्स की अगर लेंथ बराबर है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। वहीं पर हम बात करें हमारा तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, बराबर बराबर है। मतलब मैंने इसको भी ए कह दिया तो ये भी क्या बन जाएगा, ए, और ये भी क्या बन जाएगा, ए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी, और इसके बराबर में ए सी, सभी भुजाएं बराबर। यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए, और इसको आप बोल सकते हैं बी। अगर इस ट्राइंगल में बात करें तो ये तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग है। क्लियर है, ये बात समझ में आया। ठीक, ट्राइंगल की बात चल रही है, छोटा मोटा ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। ये किस बेसिस पे था, तो ये भुजाओं की लंबाई के आधार पर आपने दूसरा टाइप निकाला, जिसमें आपने कहा कि अगर हमारे ट्राइंगल की जो है वो लेंथ, अलग अलग लेंथ की बात की। अगर हमारे पास पहला ट्राइंगल कैसा था, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग थी, तीनों भुजाएं इसकी क्या हैं, अलग अलग हैं, राइट। फिर हमने अगला ट्राइंगल देखा था, अगला ट्राइंगल हमने देखा जिसमें दो भुजाएं एक जैसी होती है, दो भुजाएं कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। ठीक है,
ठीक, दो भुजाएं एक जैसी। और फिर तीसरा इक्विलेटरल, जिसमें तीनों भुजाओं की साइड जो होती है वो बराबर होगी, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, यहां पर हम ट्राइंगल के, यहां पर हम लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, और वो पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का, चलो मैं लिखता हूं फिर से, इसको हम पढ़ेंगे त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र नहीं बोलेंगे उसको, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज का केंद्रक। इसकी हेडिंग अगर आप डालें तो इसको लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक। चलिए ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल को देखते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हमारे सिलेबस में जो है अक्सर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल काम आता है। यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल काम आता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या हो? बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक यहां पर, है ना, हमने क्या किया, वर्टाइसेस से, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? सामने वाली भुजा पर। ये भी शीर्ष से, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। ये भी शीर्ष से, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, ठीक। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको यहां पर एक कॉमन पॉइंट दिखाई देता है जो कहलाता है जी। क्या कहलाता है? जी। जनरली हम इसको जी से लिखते हैं, कई बार सी से भी लिखते हैं, तो मैंने यहां पर इसको जी से कंसिडर किया हुआ है। ये मेरे ट्राइंगल का एक वर्टाइसेस है ए, एक वर्टाइसेस इसका हो गया ये बी, और तीसरा वर्टाइसेस हो गया इसका ये सी। और इन तीनों के बीच की जो है लेंथ मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से इसकी लेंथ ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक। मैंने यहाँ पर इनकी लेंथ ले ली। मान लीजिए ये ले लिया ए, ये भी आपका कितना हो जाएगा? ए, और ये भी आपका कितना हो जाएगा? ए, है ना। इनकी साइड्स जो मैंने कंसीडर की है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से ए ले ली है। मुझे ये जी की लोकेशन बताना है, या जी कहाँ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है और बहुत बार आपको यूज करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो चलो थोड़ा समझते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि ये ट्राइंगल जो है, जब आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये वाली जो लेंथ बची, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये हो जाती है a/2। कितनी रह जाती है ये? a/2। समझ गए? क्योंकि आपने जब वर्टिकल से परपेंडिकुलर डाला था, ये वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाली साइड्स और ये वाली साइड जो है वो क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक। इसको मान लीजिए हमने d माना हुआ है। क्या माना है? d। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक हमारे पास ट्राइंगल बन गया है, और हमारे पास जो एक ट्राइंगल बना वो कैसा बना? हमारे पास एक ट्राइंगल बना, वो कुछ ऐसा बन गया। देखो ध्यान से देखना, ये है a, ठीक है, ये है d और ये है b, ठीक। ये वाली साइड अभी भी कितनी है? a है। ये वाली साइड कितनी है? अभी भी a/2 है। अब मुझे a से d अगर चाहिए, यहां पर कहीं g होगा, यहां पर क्या है? कहीं g होगा। मैंने इस वाले ट्राइंगल को निकालकर अलग कर दिया है, ये वाला। तो देखो क्या मुझे ये AD मिल सकता है? बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। मैं यहां पर पाइथागोरस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं। पाइथागोरस से, ठीक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AB का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? तो AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? AD प्लस DB का स्क्वायर।
अब क्यों? क्योंकि कर्ण का जो वर्ग होगा मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इंटू लेंथ प्लस लेंथ का स्क्वायर। तो आपको अगर ए बी निकालना है, क्या निकालना है? ए बी अगर निकालना है तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी निकालने के लिए सॉरी आपको ए डी निकालना है, आपको ये वाली लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है? ए डी पहले फाइंड आउट करना है। तो ए डी जो होगा उसको एक साइड रहने दीजिए, तो ए डी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? डी बी इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। और जब आप ए डी से रूट हटाएंगे, क्या हटाएंगे? रूट हटाएंगे, तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर, ठीक है? ये बन गया आपका क्लियर इतना। अब ए बी का स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया ये बन गया ए स्क्वायर। ए बी की लेंथ कितनी है? देखो ए बी की लेंथ ए बी की लेंथ कितनी है? ए। और बी डी या ये बी डी के बीच की जो लेंथ है, डी बी की जो लेंथ है वो ए बाई टू है, तो माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए बाई टू का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, आपको मिलने वाला है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक? अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा AD जो बन रहा है, AD जो बन रहा है वो बन रहा है 3a स्क्वायर बाई 4। ये रूट में आ रहा है, किस में आ रहा है? रूट में। अब यहाँ से मैं कुछ बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से a बाहर निकाल सकता हूँ और 4 बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरा जो AD आएगा वो आएगा √3a बाई 2, ठीक है? कितना आया? √3a बाई 2, √3a बाई 2। क्लियर है ये बात? याद रखना पड़ेगा ये रिलेशन AD कितना आता है? तो √3a बाई 2 आता है। क्लियर? इतना हो गया। अब AD पूरा आ चुका है कि क्या आ गया है मेरा? AD की लेंथ कितनी आई? तो AD की लेंथ आई √3a बाई 2। तो मैंने यहां से लिखा कि जो AD है, AD जो है वो आ रहा है √3a बाई 2, कुछ इसी प्रकार से है वो। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा टोटल, इसकी बात कर रहे हैं हम, AD की बात कर रहे हैं, किसकी? AD की। तो मैंने यहाँ पर AD बनाया, ये मेरा बन गया AD, ठीक? इस AD में कहीं यहाँ पर G होगा, यहाँ पर है G, ये है D और ये है A। हमने ये देखा कि जब आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, तो ये AD जो है, AG से जो लेंथ है ये 2 गुना होती है और DG की या GD की जो होती है वो 1 गुना होती है, ठीक है? कितने इस टू कितने में होती है? तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि AG इस टू, अगर आप GD लिखते हैं तो वो बनता है आपका 2:1, ठीक है? ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आता है, ठीक? अब हमें यहाँ पर किसकी टोटल AD की पता है, टोटल किसकी पता है? AD की। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो मैंने AD को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कितने में? 3 पार्ट में। तो मैंने बोला कि AD डिवाइडेड बाई 3, AD डिवाइडेड बाई 3, और AD कितना है? तो √3 इंटू a बाई 2, और ये 3 का ये 3 लिख दिया। इसको कितना लिखोगे? √3 इंटू a इंटू डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं इसको 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √3 को √3 से कैंसिल कर दो, तो बचा कितना? ये बचा a बाई 2√3, ठीक? ये जो a बाई 2√3 आया, ये कितना हिस्सा आया? सिंगल हिस्सा। क्योंकि आपने क्या किया था? AD के आपने 3 टुकड़े करे। कितने? AD के आपने 3 टुकड़े करे। देखो AD बाई 3 का मतलब क्या होता है? 3 टुकड़े कर देना। 3 टुकड़े करोगे तो 2 हिस्से ऊपर के और 1 हिस्सा नीचे का। तो GD बराबर जो आया GD, ये AD बाई 3 करने पर मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया GD। तो ये किसके बराबर हो गया? GD के बराबर। ये हो गया अपना GD। इसी को आप कैसे निकाल रहे थे? आप निकाल रहे थे AD बाई 3 करके। तो आपको अब 3 हिस्सा करने पर, एक हिस्सा या 3 पार्ट करने पर एक पार्ट तो मालूम पड़ गई कि किसके बराबर आ गया? GD के बराबर आ गया। अगर इसका मैं डबल कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा? AG के बराबर। तो AG कितना होता है? तो AG जो होता है वो होता है 2 गुना किसका? GD का। बोलो हाँ या ना? अगर ऐसा नहीं होता तो यहां देखो, ये भी तो आपने यही लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? AG बाई GD जो है वो कितना है? 2 है, 2/1 कर लो आ गया। AG बाई GD को नीचे लाओगे तो 2/1। क्लियर? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात है, कहने की एक ही बात है। तो AG बराबर कितना आया? AG बराबर आया
2 इंटू GD कितना था, √3a/2। सॉरी, GD कितना आया हमारा, GD आया a/2 √3, a/2 √3। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो AG जो आया वो कितना आ गया, a/√3। समझ आ गई ये बात? ठीक है, ये कंडीशन है अभी फिलहाल में आपके पास। अब आप ध्यान देना, बड़े गौर से सुनना मेरी बात। जो आपकी AD की लेंथ है उतनी ही आपकी B से यहां तक की लेंथ होगी और उतनी ही C से लगाकर यहां तक की लेंथ होगी। मैं इसको नाम D देता हूं, तो इसको नाम मैं दे देता हूं E और इसको मैंने नाम दे दिया F। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि AD की जो लेंथ है, AD की जो लंबाई है, वही लंबाई BE की भी है और वही लंबाई CF की भी है। इतना क्लियर? ये आपको क्लियर होगा। तो यहां से एक और बात ध्यान देना कि C से G, B से G और A से G भी बराबर है ना। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई भी बराबर है। तो ये बची हुई लंबाई नीचे वाली ये और ये भी आपस में बराबर होंगी। क्लियर? तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरी बात लिख कर दे देता हूं, जो आपको ध्यान रखना है। ये तो सब डेरिवेशन है, ये सब क्या है, ये तो समझने के लिए निकाले जाते हैं ना। ये सब बातें तो हो गई हैं। अब हम यहां से जो ध्यान रखने वाली चीज समझ रहे हैं उसको आप याद रखेंगे। देखो, आप याद रखना, AG कितना, AG बराबर BG बराबर CG। ठीक, ये लंबाई जो होती है ये होती है a/√3। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही जब आप लंबाई देखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नीचे वाली चीज़, तो DG, EG और FG ये कितना होता है, तो ये होता है a/2 √3। बस ये आपको याद रखना है। आप इसको लिखते जाइए और थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से लिखी और कैसे लिखी। आपके सामने डेरिवेशन है, आपको मैंने डिराइव करके बता दिया कि वैल्यू आती कहाँ से है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें तो ये पूरा आपका यही चीज़ है जो आपने यहाँ लिखी है। ठीक, AG, BG, CG जो लिखा है ये, और ये DG, EG, FG जो लिखा है ये वाली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लियर, बढ़े आगे यहाँ से, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, है ना। ट्रायंगल की बातें चल रही हैं, सब ट्रायंगल के बारे में चल रहा है। किसके बारे में है? ट्रायंगल के बारे में। ये क्या था? तो ये था ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो आपको बताया कि दो अलग अलग बेसिस पे देखेंगे तो तीन तीन प्रकार के ट्रायंगल मिल रहे हैं। कितने प्रकार के? तीन तीन टाइप के। ठीक, ये सारी चीज़ें, ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके लिखे हैं। ये आपका हीरो का फॉर्मूला का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, फिर आपका ये हीरो का सूत्र हो गया ये वाला, फिर ये आपका क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल का यहीं से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये एरिया निकाला, सबसे पहले हमने क्या निकाला? एरिया, है ना, क्षेत्रफल निकाला। इससे हीरो के सूत्र से भी क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल ही निकालते हैं, एरिया ही निकलता है। ठीक है, चलिए बड़े आगे। लास्ट एक चीज ट्रायंगल के बारे में जो सबसे आसान है, और वो है ट्रायंगल का पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी चीज का ले लेना, है ना। पेरीमीटर या परिमाप की बात करें, किसकी? परिमाप। ठीक, तो परिमाप क्या होता है याद रखना, है ना। ये किसी के लिए भी लागू हो जाएगा, कोई भी शेप दिया होगा तो ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब इसको हम कहते हैं परिमाप कितना होगा, तो सभी भुजाओं का योग की लंबाई का योग। एक्चुअल में किसका योग? तो किसकी लंबाई का योग। अगर आप ये कर पाए तो आप पेरीमीटर निकाल लोगे। जैसे मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये क्या कहा मैंने यहाँ पर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा
त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो हम यहां से कह रहे हैं कि ये आपका ट्राइंगल था, तो इसकी साइड्स कौन सी है? ए बी, बी सी और सी ए। तो मैंने इन सबको जोड़ दिया तो कितना बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना? तो सबको जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो मैंने यहां से लिखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इस वजह से ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो ये बन गया आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर ऐसे लिखा जाता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर, ठीक। यहाँ तक है ना? किसी भी जो शेप दिया होगा, कोई भी आकार आपको दिया होगा, उसका पेरीमीटर हम ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन सभी साइड्स का आप क्या कर दोगे? योग कर दोगे, और योग कर दोगे तो वो साइड्स का आपका पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स जो हैं वो आपका पेरीमीटर बनाती हैं, ठीक। ये ट्राइंगल आपका यहां पर खत्म होता है। इतना आपको ट्राइंगल में ध्यान रखना है। अब ट्राइंगल खत्म हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम यहां पर दूसरा शेप लेने जा रहे हैं, और दूसरा जो शेप है उसका नाम है, उसको हम लेंगे चतुर्भुज। क्या लेंगे? नहीं, पहले हम लोग लेते हैं स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग, ठीक। अब ये वर्ग क्या होता है समझते हैं, ठीक। तो अगर मेरे पास चारों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, चारों साइड्स बराबर हैं, तो वो कहला जाता है मेरा वर्ग। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? टोटल 4 साइड्स होती हैं, और इस वर्टाइसेस कितने होते हैं? वो भी 4। देखो मैं बता देता हूं, ये है आपका ए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो ए बी सी डी की बात करें तो ये ए बी सी डी में ये क्या है? ये इसके वर्टाइसेस हैं। ये क्या है? वर्टाइसेस, वर्टेक्स, ठीक है। कितने होते हैं? टोटल 4। और इनकी साइड्स की बात करें तो ये इसकी क्या हो जाती है? साइड्स, यानी भुजाएं। तो साइड्स भी कितनी होती हैं? तो टोटल 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगी, जैसे कि इनके सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 90 90। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पहली चीज कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, है ना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 4 बार जोड़ दीजिए 90 90 को, तो 9 4 जा 36, और 90 90 है तो 360। सम ऑफ ऑल नंबर्स की, ऑल इंटरनल एंगल्स की बात करते हैं तो कितना आता है? 360 आता है, सभी आंतरिक कोण का योग, सभी आंतरिक कोण का योग, ठीक। कितना होता है? तो 360 होता है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं यहां से इसके विकर्ण बनाता हूं, क्या बनाता हूं? विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होगा? डायगोनल, ठीक है। हमने क्या बनाया? यहां से डायगोनल बनाया, ये डायगोनल हो गया, ठीक। तो डायगोनल को भी देखेंगे तो ये भी एक दूसरे को 90 पे कट करता है। कहां पे कट करता है? 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, समझ गए, है ना। सभी की सभी जो है वो किस पे कट कर रहे हैं? तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। विकर्ण भी एक दूसरे को 90 90 पे कट करते हैं। साइड्स की बात करें, साइड्स कितनी होती है? तो साइड्स भी लिख लीजिए। देखो सभी भुजाओं की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं जो होती हैं इसकी बराबर होती हैं, ठीक, क्योंकि ये वर्ग है। क्या है ये? वर्ग। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर की सभी साइड्स जो होंगी वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। अब यहाँ पर अगली चीज लिखेंगे हम लोग, इसका एरिया। हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल लिखेंगे। तो आपने पढ़ा ही होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, या किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप लिखना चाहें तो आप उसको लिखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या लिखते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं लेंथ इनटू विड्थ की बात चल रही है, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ है इसकी
ए, विड्थ कितनी है ए, तो इसका मतलब इसका सीधा सा एरिया जो बनेगा वो बनेगा, एरिया जो बनेगा यहां पर वो बनेगा ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये एरिया कितना बन गया? ए स्क्वायर। अगर मैं यहां पर बात करूं किसी डायगोनल के ध्यान से सुन, सॉरी वर्ग के, किसी वर्ग के विकर्णों की अगर बात करूं तो ये हमने लिखा था ए, ये हो गया था हमारा डी, ये सी और ये बी। तो यहां से मैं अगर बात करता हूं विकर्ण की, किसकी? विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल होते हैं ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं दो, है ना। कौन कौन से हैं? तो ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ये दोनों इसके क्या हैं? विकर्ण हैं। अगर इनकी सभी की लंबाई a है, सभी साइड्स की लंबाई अगर a है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरा यहां पर है ADC, ADC एक क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस लग जाएगी, तो पाइथागोरस में जब ये लिखने जाऊंगा मैं तो कितना लिखूंगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंबाई और आधार ये दोनों परपेंडिकुलर, और आधार बेस कितना है? a और a। इसका मतलब इसका विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। इस वजह से मैं यहां लिखूंगा AC बराबर BD। और ये किसके बराबर है? तो वो है रूट ओवर 2a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, रूट ओवर 2a स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर को हटाना है तो वो हो जाएगा रूट ओवर 2a के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी वर्ग के जो आपके विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? तो रूट 2 इंटू ए होती है। ठीक, अगर हम यहां से नेक्स्ट बात करें एक चीज की, जिसको आप कहेंगे यहां पर पेरीमीटर। क्या कहेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम समझ के आए थे। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। पेरीमीटर का मतलब परिमाप। परिमाप कितना होगा? तो 4 टाइम्स ऑफ ए। क्यों? क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं तो 4 गुना हो जाएंगी। या इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ ए। 4 टाइम्स ऑफ ए के बराबर हो गया इसका परिमाप। ठीक है, वर्ग के बारे में ये स्टोरी समझ में आई। ठीक, वर्ग के दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यहाँ से आपने स्क्वायर स्टार्ट किया था, स्क्वायर के बारे में देख लीजिए। स्क्वायर की आपने क्या क्या बताई हैं चीज़ें वो देख लो। एरिया कितना होगा, सभी कोण का योग कितना होता है, यहाँ से बातें पता चल रही है कि ये सभी 90 90 90 90 बन रहे हैं। जो डायगोनल मतलब आपके विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पर भी कितना बनता है? 90 90 90 90 बनता है। करेक्ट। नेक्स्ट कि आपका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो विकर्ण की लंबाई हमने निकाल के बता दी, ये रही विकर्ण की लंबाई। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। हट जाता हूं मैं थोड़ा सा। चलिए, ठीक है। चल, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा ये हो गया, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, ठीक है, आप जानते ही हैं इसको। रेक्टेंगल जब आप बनाएंगे तो रेक्टेंगल क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं तो इसकी बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं इसकी कैसी होंगी? बराबर। जैसे ये ए है तो 1 सेकेंड, अगर आपका ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए। और ये जो बी है तो ये कितना हो जाएगा? बी। ठीक, हमने मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी सी और ये डी। तो इसकी भी वही चीज़ें लिखना है जो अभी हमने वर्ग के बारे में लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल। क्या लिख दें? क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल लिखें तो क्षेत्रफल या एरिया कितना होगा? तो एरिया लिखने के लिए आपको लिखना पड़ता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? बी। चौड़ाई कितनी है? ए। तो ये बन गया ए इंटू बी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए इंटू बी, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है? ये है बी, ये लंबाई है, और ये वाली लेंथ कितनी है? तो ये है ए, जो कि ये क्या है? चौड़ाई मान लेते हैं। समझ गए? ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, किसकी बात करते हैं? परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप जरा ध्यान से सोच के बताइएगा। परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, मतलब ये हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग कर दो, तो b प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। तो देखो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से आया 2a प्लस बी। ये इसका क्या बन गया? पेरीमीटर बन गया। b यहां पर भी, b यहां पर भी, a यहां पर, a यहां पर, तो 2 बार a और 2 बार b, तो ये आपका a प्लस बी को डिवाइड कर दिया हमने। तीसरी चीज अगर हम यहां पर बात करें कि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो विकर्ण देखो कौन सा बनेगा? एक बनेगा ये, ठीक है, और दूसरा बनेगा ये, ठीक। अब इनकी लंबाई देखें तो जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये कितना है? b, ये कितना है? a। जब ये निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो मेरे यहाँ से हम तीसरा पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं विकर्ण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। अब ये डायगोनल कितना है? तो ध्यान से देखना, डायगोनल आपका AC भी है और DB भी है, 2 डायगोनल है। तो आप बोलेंगे AC बराबर DB, और अभी मैंने निकाल कर बताया होता कितना है? तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक। ये आपको पॉइंट्स इसके याद रखना पड़ेंगे। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अगला हमारा क्या? ये हमारा हो गया है, इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। चलिए, क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला हमारा शेप लेते हैं जिसका नाम है पेंटागन। अगला क्या है? पेंटागन। इजी वाला शेप है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेते हैं, नाम है पेंटागन। इसको आप कहेंगे पंचभुज। क्या कहेंगे? पंचभुज। नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसकी क्या है? टोटल 5 भुजाएं हैं। टोटल कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है एक पेंटागन, ठीक है। एक रेगुलर पेंटागन दिखाई दे रहा है। रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वो क्या हों? बराबर हों। तो ये हमने माना ये हमारी ए हो गई, ये भी कितनी हो गई? ए। ये कितना हो गया? ए। ये भी हो गया ए, और ये भी हो गया ए। समझ गए? ठीक, इजी। इसमें कुछ ज़्यादा खास याद नहीं रखना है आपको। यहाँ पर याद रखना है कि अगर ये वाले एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल होता है 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इसके अंतःकोण जो है कितने का होता है? 108 डिग्री के, ठीक है। इसके अंतःकोण जो होते हैं वो कितने के होते हैं? तो 108 डिग्री के, 108 डिग्री। अब इसका हम बनाने वाले हैं, यहाँ से
इसका एक सेंट्रॉइड, क्या बनाएंगे, सेंट्रॉइड बनाएंगे। सेंट्रॉइड मतलब आप जानते होंगे कि जहां पर उस पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट आएगा, क्या आएगा, उस पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो सेंट्रॉइड बनेगा ये कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, उसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखो जी ये सेंट्रॉइड बना, ये सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे, इसको हमने लिख दिया जी, क्या लिख दिया, जी। और अगर आप देखेंगे इस सेंट्रॉइड पे कितना एंगल बनता है, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इस पे जो एंगल बनता है वो बनता है 72 डिग्री। कितना बनता है, 72 डिग्री। कोई सा भी एंगल अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो ये याद रखना, इसके सेंट्रॉइड पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 72 डिग्री का बनता है। 72 डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा, सभी एंगल जो है वो सब 72 72 72 के ही होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, टोटल एंगल की बात करें, कुल आंतरिक कोण, इसके अंतः कोण, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। ठीक, और यहां पर अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, क्या लिखा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। ठीक है, सभी आंतरिक कोण का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग। अब सभी इंटरनल एंगल का योग देखें अगर हम, तो 108 एक है, ऐसे टोटल 2 3 4 और 5 है, तो 5 गुना करोगे तो 100 का 5 में 500 और 8 पंजे 40। इसका मतलब इसके जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 540 डिग्री होता है। कितना होता है, 540 डिग्री। समझ गए ये बात, इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री। अकेला कोण कितने का, 108 डिग्री का। केंद्र पे या केंद्रक पे जो कोण बनाया गया वो कितने, 72 के। ठीक है, हमने यहाँ पे माना कि सभी साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि इसका तीसरा पॉइंट जो है वो है मेरा पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो वो 5 गुना हो जाएगा उसकी एक भुजा की लंबाई के, 5 गुना एक भुजा की लंबाई के हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये 5a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, सभी को जोड़ दो। परिमाप क्या होता है, सभी को जोड़ देते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पंचभुज हो गया। आपको पंचभुज के बारे में इतनी बातें जानकारी रखना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक, थोड़ा स्पेस मिल गई हमें। बड़े आगे है ना, इसी तरीके से आप किसी भी शेप का निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका इंटरनल एंगल निकालने का एक तरीका बता देता हूं। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है। ठीक है, क्या चीज है ये, तो ये है आपका किसी भी आकार का, आकृति का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। ठीक है, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ एनी शेप। ठीक है, क्या निकलता है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, यदि सभी भुजाएं
भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तब आप एक फॉर्मूला यूज करना, थीटा बराबर n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू पाई। ठीक है क्या ये बात है ना? आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा इक्वल्स टू n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू पाई। क्लियर? इसका मैं आपको एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया, जैसे पेंटागन पढ़ा था, क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले आपने पेंटागन के बारे में लिखा। तो पेंटागन है, क्या है, पेंटागन है। पेंटागन अगर है तो वो उसकी जो साइड्स हैं n कितनी हो जाएंगी, 5। ठीक, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं। क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसको हम कहेंगे कि भुजाओं की संख्या। n क्या है यहाँ पर, भुजाओं की संख्या है। ठीक, तो n 5 हो गया। जैसे तो हमने क्या लिखा, थीटा बराबर n-2 बाई n इंटू पाई, वैल्यू रखोगे तो 5-2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू पाई। 5 में से 2 गया तो 3, तो ये कितना बचा, 3/5। और आप जानते हैं कि पाई कितना होता है, 180। ठीक, इसको जब कट करोगे तो ये आएगा आपका 3, 6 और 36 3 करोगे तो आएगा 108 डिग्री। आ गया। और यही आपका, मैंने अभी आपको एंगल भी लिखवाया, कितना लिखवाया था, 108 डिग्री। आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 108 डिग्री ही आएगा। राइट, तो ये आपका फॉर्मूला है। किसी भी, अगर आपको कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, नियमित बहुभुज दिया हुआ है, कितनी भी साइड का, भले वो 5 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 3 का क्यों ना हो। ठीक है, तब आप ऐसा करके निकाल सकते हैं आंसर। करेक्ट, बढ़े आगे। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखते हैं ट्रेपेजॉइडल। अगला हम क्या देखने वाले हैं, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइड, इसको बोलते हैं आप समलंब चतुर्भुज, है ना। इसमें क्या होता है, तो इसमें ना आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, वो बराबर होती हैं। ये लीजिए, कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसको आपने बोल दिया ये ए हो गया, इसको आपने बोल दिया ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी और ये इसका डी। ये और ये जो है ये पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर होंगी। और ये आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, और इसकी हाइट का आपने बोल दिया है h। इसको आपने क्या कह दिया है, h। तो याद रखना जब इसका एरिया, कभी कभार ये एरिया वाइज, बाकी कोई काम का नहीं है ज़्यादा, है ना, एरिया निकालने के लिए हमारे यूज में होगा। तो एरिया ऑफ जब आप लिखोगे कि इसका ट्रेपेजॉइड, क्षेत्रफल जब लिखोगे तो क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है, तो क्षेत्रफल जो है वो लिखा जाता है 1/2, 1/2 इंटू क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ठीक है, एक मिनट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। हाइट क्या है, हाइट यहां से लगाकर यहां तक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यही तो डिफरेंस है दोनों पैरेलल साइड्स में, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी यही होती है। ठीक, तो इसको मैंने बोल दिया 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग
भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2, ठीक, सम ऑफ हाइट्स ए बी प्लस सी डी इंटू एच। देखो ध्यान से और मुझे बताओ अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो। ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना ही पड़ेंगे। ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है किसका, ट्रेपेजॉइडल का। ट्रेपेजॉइड दिया था आपको, उसका एरिया अगर निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे, क्या कर देंगे, तो दोनों पर पैरेलल साइड्स का सम करना है, ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से, ऊंचाई से। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इंटू आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मतलब एच और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया, बढ़े आगे। नेक्स्ट शेप देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपका है रोम्बस। अगला क्या है, रोम्बस। ठीक, इस रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग समचतुर्भुज। रोम्बस को हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सम चतुर्भुज। ठीक, अब ये कैसा होता है रोम्बस, तो रोम्बस है ये, ठीक। इसमें क्या होती है, तो आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है ना वो बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती, ठीक है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है। चलो इसके डायगोनल की बात करते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, इसमें डायगोनल से निकालते हैं, ठीक है। इसमें जो विकर्ण होगा उससे इसका क्षेत्रफल लिखा जाएगा। चलिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो जब आप इसका एरिया लिखेंगे, इसका जब एरिया लिखेंगे तो एरिया कितना लिखेंगे, एरिया या क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो आप लिखते हैं कितना, तो आप लिखते हैं कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक, इसका मतलब हो गया ये 1/2 इंटू विकर्णों का गुणन या गुणा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख के देख लो कितना होगा। विकर्ण को मैं मान लूं कि ये वाला जो विकर्ण है वो D1 हो गया और ये वाला विकर्ण D2 हो गया, D1 और D2। तो जो एरिया है, एरिया जो आया वो कितना आया, एरिया आया 1/2 इंटू D1 और D2 का मल्टीप्लीकेशन। ये है फाइनल इसका एरिया। ठीक, इतना एरिया होता है इसका, है ना। ठीक है, चलिए रोम्बस खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अगला एक शेप लेते हैं जो 2D का आपका आखिरी शेप होगा, ठीक। और वो शेप का नाम क्या है, तो वो शेप है आपका वृत्त या सर्कल। ठीक, चलिए वृत्त को पढ़ते हैं। अब आप सभी को पता है वृत्त कैसा होता है, ये रहा, ये आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की हमने ये माना सेंटर, और सेंटर से ये दूरी जो है ये है इसकी रेडियस। ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ, ये वाली चीज़ अगर बना देता हूँ, तो ये इसका मैंने डायमीटर कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गई मेरी r, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई d, ठीक है। यहाँ पर मैंने माना कि
अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं लिखने जाता हूँ, क्षेत्रफल या एरिया अगर लिखता हूँ, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन आपको ये बात पता है कि जो r बराबर होता है, r जो होता है वो d/2 के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, ये है व्यास, ये है डायामीटर। ठीक है, ये क्या है, डायामीटर, और ये क्या है, ये इसकी रेडियस है, मतलब त्रिज्या है ये। ठीक है, तो आपका त्रिज्या जो है वो किसके आधी होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास के आधी होती है, मतलब वो डायामीटर के आधी होती है। ठीक, तो मैंने यहाँ से बोला कि मैं r की जगह पर d/2 पुट कर देता हूँ, तो मेरा हो जाएगा पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी, है ना। दूसरा हम यहाँ पर एक टर्म समझ लेते हैं जो हमारे इसके लिए है, क्या होगा, तो वो होता है सरकमफेरेंस। क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब यहाँ पर होता है परिधि। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, परिधि। ठीक, ये परिधि कितनी होती है, तो परिधि की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो परिधि होगी वो कहलाती है 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। और अगर यहाँ से देखें तो 2r का मतलब कितना होता है, d। 2r का मतलब कितना हो जाएगा, d। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 और r दोनों मिलाकर, ये 2 और r जो हैं ये दोनों मिलकर d बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, d। तो ये मेरा बन जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। क्लियर ये बात, सरकमफेरेंस समझ में आई, है ना। कैसे निकालते हैं पता चल गया, सरकमफेरेंस कैसी होगी, कैसे निकालेंगे, ये सरकमफेरेंस होती है। अगर मान लो इसका मुझे आधे सर्कल की सरकमफेरेंस चाहिए, आधे सर्कल की, पूरे की नहीं, आधे की अगर चाहिए, तो मैंने यहां पर तीसरा पॉइंट लिखा, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं, समझ के लिखेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, सेमी सर्कल की अगर लिखें तो पहले तो सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक, ये आपने क्या बनाया, सेमी सर्कल बना दिया मान लीजिए। ठीक है ना, ये सेमी सर्कल ये हो गया। ठीक, अब इसको समझना, ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, ये है r के बराबर। ये किसके बराबर है, r के बराबर। अगर मुझे इसका परिधि लिखना है तो मैं यहां से लगाकर यहां तक लिखूंगा और फिर इसको भी लिख दूंगा। बोलो हाँ है ना, एक तो ये लिखूंगा और फिर उसके बाद ये भी लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये हो गया पाई इंटू आर, क्योंकि आधा था और ये नीचे क्या है 2r। समझ में आई कुछ, बोलो। है ना, अगर इसका सेमी सर्कल का लिखना है तो सेमी सर्कल का ये मतलब कितना, टोटल कितना होता था 2 पाई आर, आधा होगा तो पाई इंटू आर, और ये वाली डिस्टेंस भी तो लिखोगे, परिधि में सारी लंबाई लिखते हो ना, तो ये आर ये भी हो गई और आर ये भी हो गई, तो 2r, तो पाई आर प्लस 2r इसकी हाफ सर्कल की या सेमी सर्कल की परिधि बन जाएगी। क्लियर है यहां तक बात, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। ठीक, बढ़े आगे, चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 3D। किसके बारे में पढ़ेंगे, 3D के बारे में। 3D के बारे में मतलब क्या, तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं 3D ज्योमेट्री। अब देखेंगे हम लोग 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में कौन कौन आता है, चलिए उसकी पहले बात कर लेते हैं। हम जो पढ़ के आ चुके हैं ये है। इसमें आप क्यूब पढ़ेंगे, इसमें आप क्यूबॉइड पढ़ेंगे, इसमें आपको स्फीयर पढ़ना है, इसमें आपको सिलेंडर पढ़ना है, इसमें आपको बेलन पढ़ना है, तो शंकु पढ़ना है। सिलेंडर मतलब बेलन, तो शंकु, कोन,
इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है, पढ़ते हैं। अभी हमने ये सब खत्म कर लिया। इसमें मैंने कहा था एक्सेट्रा, मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐड करवाऊंगा, तो मैंने ऐड करवा दी है। अब हम इनकी बात करने वाले हैं, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा है कि ये जो वीडियो की सीरीज़ है ना, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपको मैं सारी चीज़ें एक साथ कवर करवा दूंगा, ठीक है। बस ये सीरीज़ को फॉलो करते जाइए, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। चलिए, तो 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्यूब को। किसको देखने जा रहे हैं? क्यूब, ठीक। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है? तो क्यूब का मतलब होता है घन, ठीक। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन होता है, ठीक है, ठीक। चलिए, इसको समझते हैं ये कैसे बनता है। हमारे पास आई थिंक, एक मिनट, ज्योमेट्री, है तो जरूर, लेकिन मज़ा नहीं आएगा आई थिंक। एक सेकंड और रुकना है ना। शेप ज्योमेट्री में तो आना चाहिए यार। चलो, मैं इसको बना ही देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ आप लोगों के लिए। एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप भी ऐसे ही बनाएंगे जब बनाएंगे तो, राइट। ये आपका एक क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब। और इसको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों के लिए कर देता हूँ। जो चीज़ पीछे है, जो चीज़ पीछे है उसको डॉट डॉट कर देते हैं हम लोग, ताकि हमारी थोड़ी पिक्चर ज़्यादा क्लियर रहे, है ना। ठीक है, चलिए, ये आपका एक क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब। अब क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है? क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। पर यहां पर हमें समझना कितनी चीजें, यहां पर बहुत सारी चीजें समझेंगे हम। हमने सबसे पहली बात मानी कि इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो, उनकी साइज कितनी है? ए है, ठीक है, ये दिख गया, क्लियर। ऊंचाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, नीचे से बेस भी ए है, और ये जो इसके अंदर मोटाई जा रही है पीछे की तरफ वो भी ए है। आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, वो जो कलरफुल वाला आता है ना, कलर अरेंज करने वाला रूबिक क्यूब, उसको देखा होगा, तो उसमें ये चीज आती है ना, उसमें ये चीज आती है कि रूबिक क्यूब वाली, क्लियर। तो ये हो गया एक चीज की इसकी सभी भुजाएं जितनी भी होती है सब बराबर होती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझना पड़ेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें कितनी आपके पास साइड्स वगैरह होती, कितने वर्टाइसेस होते हैं, कितनी एजेस होती हैं, वो यहाँ पर बात की जाएंगी। तो हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है आगे, देखो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक। और बात करें, ये पी, ये क्यू, ये आर, और ये पीछे की साइड जो है ये एस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फेसेस। किसकी बात कर रहा हूँ? फेसेस। फेसेस टोटल जो होते हैं इसमें 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। मतलब इसमें जो है 6 फलक होते हैं, इनको हम कहेंगे फलक, ठीक। कौन कौन से हैं तो जरा मैं बताऊं आपको। देखो, फलक कौन कौन से हैं, तो एक है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। एक कौन सा है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एक कौन सा है? तो ए पी एस डी, ए पी एस डी। जरा ध्यान से देखो, ये वाला, ये वाला, ये एपीएसडी, समझ गए? ये एपीएसडी हो गया, है ना। फिर हमारे पास और कौन सा है? तो हमारे पास है डीएसआरसी। कौन सा वाला? ये डीएसआरसी। ध्यान से दिख रहा है,
DSRC, ठीक। तो हमने अगला बोला DSRC हो गया, ठीक। और क्या है हमारे पास, तो हमारे पास देखो BQRC, ये वाला, ठीक। तो हमने बोल दिया ये BQRC हो गया। अगला हो गया BQRC। और हम देखें तो एक हमारे पास हो गया APQB, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। तो हमने बोल दिया APQB। ये आपके 6 फलक हो गए। क्या हो गए ये, 6 फलक। याद इतना सा ही रखना है। देखो चीजें अगर इतनी डिटेल करना चाहते हो तो मैं कर रहा हूं, अदरवाइज आपको केवल पॉइंट याद रखना है। कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, तो याद रख लिया 6 होते हैं, बात खत्म हो जाती है यहाँ से। इसके अलावा ये नीचे वाले पॉइंट्स जो लिखवाए हैं तो केवल आपको समझने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके क्या हो गए, 6 टोटल फलक हो गए। वहीं पर बात करें हम कि इसके बाद क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये शीर्ष कहलाते हैं, वर्टाइसेस कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि टोटल वर्टाइसेस जो हैं या जो टोटल शीर्ष हैं वो कितने हैं, तो वो टोटल शीर्ष 8 है। कितने हैं, 8। कौन कौन से, तो ABCD और PQRS, ABCD और PQRS इसके क्या हैं, वर्टाइसेस हैं, शीर्ष हैं, ठीक है ना, ठीक है बात क्लियर। अब बात आती है कि इसकी एजेस कितनी है। एज मतलब ये वाली एज, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। टोटल कितनी होती हैं, 12 एजेस होती हैं। तो अगला पॉइंट आप यहां से याद रखना है इसके बारे में कि इसकी टोटल एजेस जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 12, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब को ही ध्यान रखो, मैं आगे चल के इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं क्यूब को, है ना। देखो क्यूब का आपको अगर एरिया लिखना रहा, क्या लिखना रहा, एरिया, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, है ना, घन का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका आपको क्षेत्रफल कैसे याद रखना है, तो ध्यान रखना, देखो कितने फेजेस हैं, टोटल 6 फेज हैं, 6 फेज दिख रहे हैं और सभी आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे। ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये भी ए है, सभी स्क्वायर हैं। स्क्वायर होंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। और टोटल कितने फलक, 6 फलक। तो हमने इसको बोल दिया इट इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। कितना हो गया, 6a स्क्वायर, क्लियर। चलिए दूसरी हम बात करें यहां से एरिया के बाद, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम या आयतन जो होता है वो कितना होगा, तो उसकी अगर आप बात करेंगे तो वो होता है, हमेशा याद रखेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसको आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितने हैं तीनों, a इंटू ए, मतलब ये बनता है a क्यूब। कितना बनता है, a क्यूब। समझ में आई ये बात। इसका अगर आप देखें कि एरिया कितना बनता है, तो 6a स्क्वायर। कितना बनता है एरिया, 6a स्क्वायर। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका आयतन कितना बनता है, तो हम कहेंगे आयतन जो बनता है वो बनता है a क्यूब। कितना आयतन बनता है, a क्यूब। क्लियर यहां तक बात। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ये तो हो गई आयतन और एरिया वाली बात। अब इसके बाद यहां पर समझना है आपको इसके विकर्ण। क्या समझना है, विकर्ण। तो याद रखना इसमें दो टाइप के विकर्ण होते हैं। एक तो जरा ध्यान से देखो, एक जो है वो है आपका ये वाला विकर्ण, डी से आर। कौन सा वाला, डी से आर। डी से आर आपको विकर्ण दिखाई दे रहा है। तो ये डी से आर वाला विकर्ण फेस पे है, फलक पर है, एक फलक जो है ना उस पर है, तो इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। और दूसरा एक विकर्ण आता है इसमें जो बॉडी डायगोनल कहलाता है, जो डी से लगाकर कहां जाएगा, जाएगा क्यू तक। कहां तक जाएगा, क्यू तक, डी से क्यू, ठीक है। ये डी से लगाकर क्यू, डी बाहर की साइड है, क्यू पीछे की साइड है, ठीक है। तो डी से क्यू तक का जो डायगोनल है वो कहलाता है आपका बॉडी डायगोनल। या इसको आप अगर चाहें तो मैं आपको दूसरा बता देता हूं डायगोनल। आप इसको देखो पी से सी,
क्या देखोगे, P से C देखो, ठीक, दिख रहा है, PC, P कहाँ था, पीछे, C कहाँ है, बाहर, तो ये आपका बॉडी डायगोनल कहलाता है। तो DR आपका हो गया फेस डायगोनल, PC आपका हो गया बॉडी डायगोनल। तो मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूं कि इसके जो विकर्ण होते हैं, है ना, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब डायगोनल, कितने होते हैं, तो एक होता है जिसको आप कहते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, जो हमने किससे बनाया, DB से बनाया, किससे बनाया, DB से। और दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी डायगोनल। दूसरा कौन सा होता है, बॉडी डायगोनल, जो हमने क्या बनाया, हमने बनाया PC, ठीक। तो इन दोनों की आपको वैल्यू याद रखना है। अगर बॉडी डायगोनल की बात करते हैं और फेस डायगोनल की, तो फेस डायगोनल होता है √2 टाइम्स ऑफ A, मतलब भुजा की लंबाई या उसकी साइड्स, और जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है √3 टाइम्स ऑफ A। मैं इनका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ अभी जानबूझ के, क्योंकि इतनी ज़रूरत आपको इसकी है नहीं, बस आपको केवल ध्यान रखना है कि ये कितना होता है। तो √2 होता है आपका फेस डायगोनल, और बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो वो √3 इंटू A होगा, ठीक। ये आपका पूरा किसके बारे में है, ये जो आपकी एनालिसिस, ये आपने जो लिखा है, ये आपको याद रखना है एक क्यूब के बारे में। किसके बारे में, क्यूब के बारे में। क्यूब कौन होता है, तो जिसके पास 6 फेजेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं, सभी साइड ये बराबर का होता है, इसको कहते हैं क्यूब, ठीक। बढ़े आगे, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला शेप हमारा देखेंगे जिसको हम कहेंगे क्यूबॉइड। इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। हिंदी में इसको कहते हैं घनाभ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, ठीक। और ये किसके इसका एक नाम और है, इसी को आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब आ जाता है तब भी आप इसका आंसर यही करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए देखो ये क्या होता है, तो इसका भी मुझे आपको डायग्राम बनाना के बताना पड़ेगा। तो ये जो है आपका, मैं एक बना देता हूं समझने लायक डायग्राम। ठीक, इसमें भी जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम लोग हटा देते हैं, जो बैक साइड में है, ठीक है। ठीक, चलिए इसका थोड़ा सा नामकरण भी कर दें। इसका नाम रखेंगे वैसे ही जैसे हमने रखा, तो एक हो गया ये आपका A, ये हो गया आपका, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। इसको आपने कहा था P, Q, R और S। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, वो बनाया और ये बनाया। उसमें आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगी, कैसी दिखेगी, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी मतलब उसमें जो आपको सभी भुजाओं की लंबाई दिखेगी वो A थी, लेकिन यहाँ पर A नहीं है। इसको हमने कह दिया है कि ये L है। ये किसके बराबर है, L के बराबर लंबाई, ठीक। इसको हमने कह दिया है कि ये जो हमारी हाइट है, इसको आप कुछ भी मान लीजिए H ले लीजिए, ये H हो गई। और ये जो है इसको आपने कह दिया है कि ये आपका B है, ये क्या है, B, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। इसमें LBH लेते हैं, क्या लेते हैं, LBH, ठीक। स्टडी वही है, इस तरीका भी वही है। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है एरिया। क्या लिखेंगे, एरिया। एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल। इसका जब क्षेत्रफल लिखते हो तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, देखो
ये सामने माचिस मैच बॉक्स देखा, माचिस की डिब्बी, वो बिल्कुल आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है घनाभ। तो देखो माचिस की डिब्बी पे ऊपर और नीचे सेम साइज होती है ना, ऊपर और नीचे सेम दिखता है। आमने सामने जो होते हैं वो साइड वाले जो पोर्शन वो भी सेम होते हैं, और एक साइड में खड़े होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो जब आप उनका एरिया लिखोगे तो डबल डबल लिखोगे। और कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू, यहाँ से लिखा जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू बी प्लस बी इंटू एच। सबको दो दो बार आपने लिखकर इसका एरिया लिख दिया। ये तरीका है इसका एरिया लिखने का, सिंपल बात। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, कारण ये है कि इसको डिटेल करने जाओगे तो भी क्या होगा, L इंटू बी एक बन गया आपका, और इसी के तरीके से ऊपर जैसा बन गया। L इंटू एच सामने वाला बन गया, इसी तरीके से पीछे वाला बन गया। B इंटू एच ये वाला बन गया, तो इसी तरीके से ये वाला भी बन जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाता है, आप इसको ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और दूसरा आपका जो होता है, यहाँ से आप पढ़ेंगे, वो लिखेंगे वॉल्यूम। क्या लिखोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पर घनाभ का आयतन, या एक रेक्टेंगुलर स्लैब दिया है उसका आयतन, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और वो हो जाएगा LBH के बराबर। किसके बराबर? LBH, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अंदर की तरफ। ठीक है ना? ये आपका घनाभ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट फटाफट। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ साइड में, कि इसका जो है, इसमें जो है एजेस, फेसेस और वर्टाइसेस है ना, सेम एज क्यूब है। ठीक, जो क्यूब में थे, जो आपके वहाँ पर किस में थे, आपके घन में थे, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। ठीक है, सभी की सभी सेम है यहाँ पर, वहाँ पर। वो 6, 8, 12 वाली बात यहाँ पर भी आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम स्फीयर को। किसको देखेंगे? स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत काम आता है। स्फीयर, स्फीयर का मतलब है गोला। स्फीयर का मतलब क्या है? गोला। ठीक, चलो एक स्फीयर बनाते हैं, लेकिन ये 3D बॉडी है। ये जो स्फीयर बन रहा है कैसा है? ये 3D, ये 2D नहीं है ना। दिखने को तो ये 2D में दिखेगा, क्योंकि 3D में अगर आप देखें तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक, ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया सेंटर। ठीक, सेंटर से ये त्रिज्या हो गई। अगर 3D में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये है वो, है ना, ये हमारी, इसको हमने कह दिया रेडियस, इसको हमने कह दिया, ये हमारी क्या हो गई? रेडियस। ठीक, और ये आपका पूरा स्फीयर हो गया। ठीक, जैसी पृथ्वी है ना, ये आपकी पृथ्वी है ना, तो ये आपका स्फीयर हो गया। इसको आप देखें अगर, तो ये देखो घूमती है पूरी, ये पूरा 3D में है। किसमें? ये पूरा 3D में। ठीक है, ये बात है ना, ये क्लियर? तो ये वाली चीज़ हम वहाँ पर समझ रहे हैं। चलो, इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है? तो इसमें पहला आप याद रखेंगे कि इसका अगर आप एरिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका एरिया कितना आएगा? तो इसका जो एरिया आता है वो आता है वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना। वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना। वृत्त का कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो उसका 4 गुना कर दो तो ये बन जाता है गोले का। ठीक है, ये बात। इवन आप इस गोले को जब बनाए ना, तो आप इसको फिल कर दो। क्या कर दो? फिल कर दो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, इससे पता चलेगा कि ये गोला है। ठीक है, भरा हुआ है पूरा। क्षेत्रफल हो गया। दूसरा, इसका जब आपसे आयतन पूछा जाता है तो ये बहुत काम आता है। आयतन जो है ना, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम, ये कहीं जगह पर एज इट इज लगता है। तो वॉल्यूम कितना होता है? तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और यहां पर जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है किसी स्फीयर के लिए, वो बनता है 4 पाई का। कितने का एंगल बनता है? 4 पाई का एंगल बनता है। ठीक है, केंद्र पर कोण, मैं लिख दूं यहां पर, केंद्र पर कोण
एंगल एट सेंटर कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई का, राइट। चलिए ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। क्लियर? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गोले के लिए आपको इतना ही करना है बस। अब बात यह है कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डेटा दे देता हूँ एक जानबूझ के, जैसा हमने पिछली बार भी लिखा। देखो, जब कभी आपके पास पाई की वैल्यू लिखने को बोला जाए तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई स्क्वायर कितना होता है तो आप इसको भी डायरेक्ट याद रखें, ये होता है 9.85 अप्रोक्स, ठीक है। ये 9.87 होता है, 9.87 हो जाता है, पर हम अप्रॉक्स लिख लेते हैं। और अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ गई 1/पाई की, किसकी, 1/पाई, 1/पाई मतलब क्या, 1/3.14। जब आप इसको निकालोगे तो यह आएगा 0.31, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं 0.3 के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सीधे सीधे पेपर में यूज़ हो सकते हैं, आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली याद हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। चलिए अब स्फीयर हो गया। अब हम यहां पर पढ़ते हैं सिलेंडर को। किसको पढ़ेंगे, सिलेंडर, ठीक। सिलेंडर क्या होता है इसको समझते हैं, सिलेंडर कैसा दिखता है वो बनाते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं अगली शेप, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, तो सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन होता है, ठीक है। चलिए ये कैसा दिखाई देता है इसको बनाते हैं और फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। राइट, ये आपका सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर। ऐसा सिलेंडर दिखाई देता है। और हम बात करें तो ये हमारी पीछे वाली पार्ट हो जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डैश 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 कर दिया है कि चलो ये पीछे वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये इसकी रेडियस हो गई। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। चलिए ये मान लिया आपने इसकी रेडियस हो गई। और हम बात करेंगे इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट हम ले लेते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइट हो गई इसकी h, हाइट इसकी कितनी हो गई, h हो गई। रेडियस इसकी कितनी हो गई है, तो ये रेडियस आप बोलेंगे कि स्मॉल आर ले लें, स्मॉल आर हो गई, ठीक। अब इसका हम एक्सिस भी बना देते हैं ना थोड़ा सा, जब बन ही रहा है इतना ज़्यादा तो फिर इसको बना ही दो ना। ये इसका एक्सिस हो गया मान लो, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ से कितनी चीज़ें थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर चलेगा। यहाँ से कितनी बातें याद रखना है, समझते जाइएगा, लिखते जाए, लिखेंगे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, एक तो आपको इसका एरिया लिखना है, एरिया क्या लिखना है, एरिया। तो यहाँ पर ना इसका क्षेत्रफल दो तरीके से लिखा जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। देखो कैसे लिखते हैं। क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो एक लिखा जाता है कुल क्षेत्रफल, एक हम क्या लिखते हैं, कुल क्षेत्रफल, और एक लिखते हैं इसका कर्व्ड भाग का। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल एरिया लिखना है, अगर क्या लिखना है, टोटल एरिया, तो कैसे लिखेंगे। और दूसरा इसका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको आप कहेंगे वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक।
टोटल एरिया कैसे लिखेंगे और वक्री पृष्ठ का कैसे लिखेंगे उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, आप देखो इसके पास कितना पृष्ठ है, तो आपके एक तो ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको पूरा ऐसा बेलन टाइप का ये, और टॉप पे आपको सर्कल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सर्कल। ये मैंने 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। ठीक, तो अगर मैं इसका केवल ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखता हूं, वक्रीय, तो इसकी रेडियस कितनी? r, तो क्या ये जो परिधि या जो पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस वो 2 पाई r बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 2 पाई r। और वो कितनी हाइट तक है? h हाइट तक। तो मैंने इसका कहा कि जब मुझे वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2 पाई r इंटू एच। क्या लिखूंगा? 2 पाई r इंटू एच। ये कर्व्ड पास का लिए एरिया, कर्व्ड के लिए आपने AC लिख दिया। क्या लिख दिया? AC। तो ये कितना होगा? 2 पाई RH। 2 पाई r क्या है? इसकी परिधि कहां तक है? h तक। तो 2 पाई r ऐसे जोड़ते कितना? h तक। तो 2 पाई RH इसका कर्व्ड पाथ का बन गया। लेकिन जब मुझे टोटल लिखना होगा तो देखो, टोटल में 2 पाई r तो आएगा ही आएगा, 2 पाई RH तो आएंगे ही आएंगे। बोलो हाँ है ना? ठीक है, 2 पाई RH आएंगे, लेकिन इसके नीचे भी एक सर्कल और ऊपर भी एक सर्कल, मतलब नीचे भी एक वृत्त और ऊपर भी एक वृत्त बनेगा, और इस वजह से इसका 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ा जाएगा। मतलब यहां पर जोड़ा जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो आप यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप यहां से निकाल सकते हैं 2 पाई r कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां बचा h प्लस r। ठीक, तो ये टोटल एरिया हो गया। समझ में आई? ये 2 तरीके से इसका एरिया आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कर्व्ड पाथ का, तो कर्व्ड पाथ का इतना आता है, और दूसरा आपको याद रखना है टोटल। तो टोटल जो है वो ये है आपके सामने। ठीक, किसका है? सिलेंडर का। ठीक है, अब सिलेंडर का आयतन भी है, यहीं पर लिख लें कहीं साइड में, तो इजीली लिख पाएंगे उसका आयतन हम लोग। इसका मैंने आयतन यहां लिख दिया। आयतन जो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो ये पाई r स्क्वायर और ऐसा h तक, तो ये हो जाता है पाई r स्क्वायर h। कितना हो जाता है? पाई r स्क्वायर h के बराबर। ये इसका आयतन हो गया। इजी है, आयतन लिखना बड़ा आसान है। ठीक, चलिए उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, है ना। ये आपका बेलन हो गया है। अब एक लास्ट चीज बची है, वो मैं आपको बता देता हूं इसकी। वो क्या है? कोन बचा हुआ है, कोन। ठीक, मतलब हमारे 2D और 3D शेप का जो है हमारा कोन और पढ़ना है हमको, कोन और पढ़ लेंगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कोन जो होता है, कोन को बोला जाता है शंकु। कोन को क्या कहा जाता है? शंकु। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि जो आइसक्रीम वाला कोन आप कहते हैं ना, आइसक्रीम वाला कोन, तो वही बात है ये, है ना। कोन वही है ये। तो ये आपने बना दिया। चलो मान लेना थोड़ा सा ये आपका क्या बन गया? शंकु बन गया। ठीक है, अब आपने कहा कि इस शंकु की जो रेडियस है वो है r। कितनी मान ली रेडियस? r मान लो। इसकी अगर हम हाइट की बात करें, तो इसकी हाइट है h। हाइट कितनी है इसकी? h। हाइट हो गई h। और इसकी स्लांट एज की बात करते हैं, इसको कहते हैं स्लांट एज, मतलब तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई जो है इसको लिखा जाता है L से। किससे लिखा जाता है? L। इसको L से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 2-4 चीजें वही है ना। सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा एरिया। क्या लिखूंगा? एरिया। एरिया जो है वो 2 तरीके का होगा, वही फिर से, है ना। आयतन बोल दिया। क्षेत्रफल। एरिया मतलब
क्षेत्रफल जो होगा वो कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का। कौन सा, एक होगा कुल और एक होगा वक्र का। तो कुल का लिखें, कितना होगा कुल, कुल या ये क्या हो गया टोटल एरिया। और दूसरे नंबर पे आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वक्रीय पृष्ठ का, वक्रीय पृष्ठ का कर्व्ड एरिया। ठीक है, कर्व्ड एरिया कितना होगा, और फिर आयतन लिख लेंगे। तो टोटल अगर मैं लिखने जाता हूं तो मैं लिखता हूं 80, क्या लिखता हूं 80, और वो होगा पाई आर प्लस एल। कितना होता है, पाई इंटू आर प्लस एल। ठीक, ये आर इसकी रेडियस है, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि तिर्यक ऊंचाई है ये। ठीक, और अगर मैं वक्रीय पृष्ठ का लिखता हूं तो ये आता है AC पाई आर एल। इसके लिए याद रखना ये कितना होता है, पाई आर एल। क्लियर है ये बात, ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ठीक, वैसे तो हर ही फॉर्मूले आपको याद रखना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये है ही चीज़ ऐसी, आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। आपको आप पढ़ते हैं हम लोग, हमको भी याद हो जाती है ना चीज़ें, तो वैसे ही आप भी अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएंगी। अब एक आता है हमारा वॉल्यूम, क्या आता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ पर इसकी याद रखना है। अब ये क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं अभी जो हमने ख़त्म की है वो क्या है, यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है एंड ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग बाकी की बची हुई सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है उसको समझ लेंगे, थोड़ा सा हमारे पास वहाँ पर लॉग है उसको समझ लेंगे, वो बड़ा आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन ज्योमेट्री आपको समझना थी वो ये आपके पास है। ठीक है, जिसमें आपने लगभग सभी तरह के शेप जो आपको याद रखना पड़ सकते हैं और याद रखना पड़ेंगे उनको आपने पूरा कवर कर लिया है। आपके पास ये पूरे ज्योमेट्री के, किसके लिए स्पेशली अगर आप बात करें तो आप PNST का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप पेपर देने जा रहे हैं किसका, आपका नीट का पेपर है, चाहे आपका CUET का पेपर है, चाहे आपका PNST का पेपर है, इनकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये जितनी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है आज आपको वो समझ में आई होंगी। इनके यूजेस भी देखिएगा, इनको अप्लाई करिएगा जब आप पढ़ते हैं। तो जब आप मुझसे पढ़ें तो मैं इनका डायरेक्ट यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा कि देखो मैंने पहले पढ़ाया था, तो इसका मतलब ये है आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।